प्रकाश जी हॉल में बैठे हुए बहुत देर से सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। बच्चों को स्कूल और बेटे को ऑफिस भेज बहू भी अपने कमरे में चाय नाश्ता लेकर चली गई। यह देखकर प्रकाश जी कुर्सी से उठे और रसोई में चाय बनाने को चले। जैसे ही दूध लेने के लिए फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में दूध था ही नहीं। अभी सुबह ही तो मैं दूध लेकर आया था, इतनी जल्दी दूध भी खत्म हो गया। यही सोचते हुए प्रकाश जी बहू के कमरे में पूछने चले गए, बहू सुबह ही तो मैं दूध लेकर आया था, क्या इतनी जल्दी दूध खत्म हो गया? हाँ तो क्या हुआ? बाबूजी इतने से दूध में क्या काम चलता है, रोनिक को भी दिया है और सूरज को भी, जो था वो खत्म हो चुका है। तो बहू एक कप चाय अपने साथ मेरी भी बना लेती, कब से मैं चाय के इंतजार में बैठा था। तुम्हें तो पता है जब तक सुबह की चाय नहीं मिल जाती बेचैनी सी रहती है। रूबी तमक कर बोली, अरे एक दिन चाय नहीं पियोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? रूबी प्रकाश जी की तरफ मुंह बनाते हुए बोली। प्रकाश जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गए। कमरे में जाते ही उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी, तो वे अपने मन को भटकाते हुए कमरे से निकल बाहर घूमने को चल दिए। थोड़ी देर बाद घूम कर आए तो उनके पेट में बहुत जोर से भूख लगी थी। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू 2 रोटी बना दो, सुबह से पेट खाली है, बहुत तेज भूख लग रही है। बस आप तो आ गए निठल्लों की तरह बाहर घूमकर। मैं यहाँ सुबह से काम में लगी हूँ और आते ही आपने मुझे खाने का ऑर्डर दे दिया। अब क्या खाना भी मैं ही परोस कर दूंगी आपको, बना कर रख दिया है, लेकर खा लीजिए अपने आप। बेचारे प्रकाश जी बहू की फटकार सुनकर चुपचाप रसोई में खाना लेने चले गए। रसोई में जाकर देखा तो बहू ने आज फिर से पीले चावल बनाए थे, यह जानते हुए भी कि प्रकाश जी शुगर के मरीज है। चावल खाने के लिए उन्हें डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन अब क्या करे, किससे कहे। बहू जिसने पहले ही बुरी तरह झिड़क दिया, उसे दोबारा कहने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी पत्नी को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सरिता यह तुमने ठीक नहीं किया, अकेले अकेले ही चली गई, मुझे यहीं छोड़ गई। आज तुम होती तो किसी से खाना मांगने की जरूरत नहीं थी मुझे। समय से पहले तुमने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया, अब तो तुम्हारे बिना यह जिंदगी वीरानी सी लगती है। सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रकाश जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे और अपने इकलौते बेटे सूरज और बहू रूबी के साथ रहते हैं। ताउम्र धन कमाकर बेटे की परवरिश पर खर्च करने में लगा दी, यह सोचकर कि बुढ़ापा आराम करने के लिए है। लेकिन उनकी पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर कर सकता। पत्नी के जाने के कारण जो खालीपन पैदा हुआ था, उसके कारण उनका चेहरा मुरझा सा गया था। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे की लकीरें तब और ज़्यादा गहरी होती जब बहू का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके दिल को छन्नी करने लगता और स्नेही बेटे से इतना भी ना हो पाता कि उनके पास बैठकर प्यार के 2 मीठे बोल ही बोल ले। यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। अगले दिन, बेटा घर लौटते समय मेरे लिए यह दवाई ले आना। प्रकाश जी बेटे के हाथ में दवाई का पर्चा थमाते हुए बोले तो सूरज एकदम से उन पर भड़क गया। बाबूजी, यह सब काम मुझे ऑफिस जाते समय बिल्कुल भी मत बोला करो। वैसे ही पहले मुझे देर हो रही है, अब ज़्यादा समय खराब मत करो मेरा, फिर कभी बात करना, कहकर सूरज ऑफिस के लिए निकल गया। बेटा तेरे पास समय होता ही कहाँ है इस बूढ़े बाप के लिए, प्रकाश जी मन ही मन कहने लगे। तभी पीछे से रूबी आई और प्रकाश जी के सामने खड़ी होकर घूरते हुए बोली, 1-2 पैसों की दवाई नहीं आती है आपकी, महीने में कई हजार का खर्चा हो जाता है आपके पीछे। आप तो बस जुबान हिला देते हो जैसे बेटे के पास पैसों की मशीन हो। रूबी ने प्रकाश जी को इतनी खरी खोटी सुनाई कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। दरअसल प्रकाश जी का एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों की शादी सरिता जी के सामने ही हो चुकी थी। उनकी बेटी किरण, जो कि दामाद के साथ विदेश में रहती है और अपनी लाइफ को हंसी खुशी जी रही है। बेटी की तरफ से प्रकाश जी भी बहुत ही निश्चिंत है। बस कमी तो उन्हें अपनी पत्नी की हर समय खलती रहती है। अपने ही घर में अपने ही बेटा बहू उनके साथ बेगैरों जैसा व्यवहार करते हैं। यह बात बिल्कुल सच है। बुढ़ापे में बेटा और बहू बूढ़े माँ बाप को बोझ लगने लगते हैं। बहू के अंदर तो अपने पिता समान ससुर के लिए बिल्कुल भी प्यार सम्मान नहीं था, वहीं बेटा भी बहू के रंग में ढल चुका था। प्रकाश जी का जीवन अब बहुत ही कष्टों से बीत रहा था। एक दिन बहू ने उन्हें बाजार में कुछ सामान लेने के लिए भेजा।
अब इतनी उम्र तो प्रकाश जी की रही नहीं थी कि वह बाजार जा सके, लेकिन फिर भी बहू के कहने पर वह बाजार सामान लेने पहुंच गए। आते समय रास्ते में उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस कारण उन्हें काफ़ी चोटें आई। कई दिन अस्पताल रहने के बाद जब प्रकाश जी घर आए, हे भगवान, एक ना एक खर्चा बढ़ाने में ही लगे रहते हो आप। अब टांगों को तुड़वाकर यहाँ बिस्तर पर लेट गए। थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते थे, अब वह भी मुझे ही करना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए रूपी किचन में चली गई। शाम को जब बेटा आया तो वह भी पिता को बेड पर लेटा देख गुस्से में बोला, बाबूजी, देखकर नहीं चल सकते थे क्या? हॉस्पिटल में कितना महंगा बिल बैठा दिया। बेटा, वह मेरी गलती नहीं है, पीछे से ही रिक्शे वाले ने मुझे टक्कर मार दी। जो भी जैसे भी हुआ हो, खर्चा तो बढ़ा ही दिया है ना आपने, कहकर अपने कमरे में चला गया। बेटे और बहू ने दोनों में से किसी ने एक बार भी प्रकाश जी से यह नहीं पूछा कि आपको कितनी चोट लगी है, कहाँ चोट लगी है, और ऊपर से उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगे। यही सोचते हुए प्रकाश जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सही कहा है किसी ने, बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं है। जब प्रकाश जी अपने पैरों से चलते फिरते थे और थोड़ा बहुत काम भी कर लेते थे, तभी बहू उन्हें 2 रोटी बिना मांगे नहीं देती थी। लेकिन अब तो बिस्तर पर आ गए, अब 2 रोटियों के लिए भी प्रकाश जी को टुकुर टुकुर दरवाजे की तरफ देखना पड़ता है। अब तो बहू ने उनके ऊपर और भी अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। ना तो उन्हें समय पर खाना देना, ना ही कभी उनके बिस्तर को साफ करना, यहाँ तक कि नहाए हुए भी उन्हें कई कई दिन हो जाते थे। कुछ ही दिनों में बेटे और बहू ने प्रकाश जी की हालत बद से बदतर बना दी थी। जब बेटी किरण को प्रकाश जी की खबर मिली तो किरण की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज पूरे 5 साल बाद किरण पति के साथ विदेश से इंडिया वापस लौट रही थी। प्रकाश जी बेटे से बोले, बेटे, कई दिन हो गए हैं मुझे नहाए, अब तो सब जगह की पट्टी भी खुल गई है, मैं चलने में असमर्थ हूँ, एक बार मुझे नहला दे, इतनी गर्मी में अब और ज़्यादा दिन नहीं रहा जाता। बाबूजी, आपने तो बिल्कुल तंग करके रख दिया है, कहते हुए बेटे ने प्रकाश जी के हाथों में लाठी पकड़ा दी और बोला, इसका सहारा लेकर बाथरूम तक चले जाओ और खुद नहाकर आ जाओ। तभी बहू भी बेटे से एकदम बोली, सूरज, मैं ठीक कह रही हूँ, अब यह बिल्कुल हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। रूबी, वृद्धाश्रम में भी खर्चा देना पड़ता है। सूरज माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, तो फिर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ाओ, पर अब मैं इस घर में इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे और बहू की ऐसी ऐसी बातें सुनकर प्रकाश जी का कलेजा छलनी छलनी हो गया। थोड़ी देर में सूरज अपने बुजुर्ग पिता को लेकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ने चला गया। प्रकाश जी भी कुछ नहीं बोले और भगवान की मर्जी समझ बेटे के साथ चल दिए। आज प्रकाश जी पूरे 70 वर्ष के हो चुके थे। आज बेटे ने उन्हें उनके जन्मदिन पर बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया था। पिता को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ बेटा घर के लिए निकल गया। आज एक बोझ सर से हट गया। यही सोचते हुए दोनों पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे प्रकाश जी, अब तो उन्हें अपना जीना भी दुश्वार लग रहा था। बस अब तो किसी तरह मौत आ जाए, भगवान ऐसे बेटा और बहू जीवन में कभी किसी को ना दे। 70 वर्षीय बुजुर्ग प्रकाश जी बेटे और बहू को अपनी अंतरात्मा से भर भर कर बद्दुआ दे रहे थे। आज उनकी आत्मा उन्हें भर भर कर कोस रही थी। उधर बेटी भी पिता से मिलने की तड़प उठ रही थी। किरण पति से बोली, आज बाबूजी का जन्मदिन है, घर जाने से पहले भगवान के दर्शन करके बाबूजी के लिए प्रसाद घर लेकर जाऊंगी। किरण जैसे ही मंदिर पहुंची, भगवान को प्रसाद चढ़ा, जैसे ही सीढ़ियों से उतरी, प्रकाश जी ने भीख मांगने के लिए बेटी के आगे हाथ फैला दिए। जैसे ही किरण की नज़र अपने पिता पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता की ऐसी हालत देख किरण खड़ी की खड़ी सीढ़ियों पर गिर पड़ी और पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। बेटी को देख प्रकाश जी हिलोरे ले लेकर रोने लगे। जब प्रकाश जी ने रोते रोते बेटी को सारी बातें बताई, आसपास के खड़े लोग भी रोने लगे। पति के साथ किरण जब बाबूजी को लेकर घर पहुंची तो बेटा और बहू घर में जश्न मना रहे थे। दरअसल आज उनके बेटे सूरज का भी जन्मदिन था। किरण जैसे ही अंदर पहुंची, बिना कोई सवाल जवाब किए ही अपने भाई की गिरबान पकड़ कई थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ डाले। घर में आए सभी मेहमान देख हक्के बक्के रह गए। भाई, ये तूने ठीक नहीं किया। बूढ़े पिता को आज जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाबूजी को तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। अरे नहीं रखना बस की था तो एक बार फोन कर दिया होता, दौड़ी चली आती अपने बाबूजी के लिए। तभी रूबी तमक्कर बोली, तो अब कौन सी देर हो गई है, अब ले जाओ,
इतना कहते ही फिर एक जोरदार थप्पड़ किरण ने रूबी के गाल पर रखते हुए बोली, भाभी लेकर तो जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारे पति को जन्मदिन पर ऐसा तोहफा देकर जाऊंगी कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी ना रह जाए, तो मेरा नाम भी किरण नहीं। दरवाजे पर खड़ी पुलिस पर जब सूरज और रूबी की नज़र पड़ी तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और खड़े के खड़े जमीन पर गिर पड़े और पेट के बल नाक रगड़ते रगड़ते प्रकाश जी के पैरों में पहुंच गए। बाबूजी माफ़ कर दो, गलती हो गई, हमें बचा लो। बेटा और बहू बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे। प्रकाश जी अपने कलेजों को थामते हुए बोले, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम तो अपने बीमार बाप को मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक आए थे। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बाप उसी दिन ही मर चुका था। मेरा कोई बेटा बहू नहीं है। कहते हुए प्रकाश जी ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। पुलिस ने बेटे और बहू को बुजुर्ग बाप पर अत्याचार करने व घर से बेघर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के जाने के बाद किरण सूरज का 10 वर्षीय बेटे रोनिक और अपने बाबूजी को साथ लेकर विदेश चली गई, जहां वह एक बेटी और बुआ होने का फर्ज बखूबी निभा रही है। प्रकाश जी की आत्मा आज भी यही कहती है, जैसे बेटा बहू मुझे मिले भगवान, ऐसे बेटा बहू किसी को ना दे। दोस्तों, सभी घर की तो नहीं, लेकिन यह अधिकतर घरों की कहानी है, जहां बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझकर बेटे बहू उन पर अत्याचार करने लगते हैं और एक दिन उन्हें घर से निकाल देते हैं। यही हाल था प्रकाश जी के बेटे और बहू का, लेकिन समय रहते हुए आज प्रकाश जी की बेटी किरण ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दिला दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।